एक ऐसा मैच जिसमें श्रीलंका की घातक गेंदबाजी के सामने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी धराशायी होकर वापस पवेलियन लौट जा चुके थे और हर एक इंडियन क्रिकेट फैन की टीम में इंडिया की हार पक्की मान चुकी थी। लेकिन तभी बल्लेबाजी करने आता है एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बल्लेबाजी को आज सब भुला चुके हैं। उसका नाम था अजीत अगरकर, जो अपनी घातक बॉलिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन उसमें वो दम भी था जो अपने बल्ले से भी बड़े बड़े गेंदबाजों पर कहर ढा सकता था। लेकिन घमंड में चूर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनका मजाक बनाकर कह दिया कि जब तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या ही कर लेगा। उसके बाद उसने ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। बात है 6 नवंबर 1998 की, शाहजहां का एक ऐतिहासिक मैदान जहां भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक मुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी। यह वह श्रीलंकाई टीम थी जो 2 साल पहले ही वर्ल्ड कप जीत के आई थी और भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। वहीं श्रीलंका की कप्तानी ऑल टाइम ग्रेट अर्जुन राणा तंगा कर रहे थे। भारत की टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अजय जडेजा और कप्तान अजहरुद्दीन जैसे एक से एक बड़े दिग्गज थे। तो श्रीलंका के पास भी दिग्गजों की कोई कमी नहीं थी, जिसमें एक बड़ा नाम आता था सनत जयसूर्या और अरविंद डिसल्वा का, जो उस दौर के महान बल्लेबाज थे। 1996 में श्रीलंका के वर्ल्ड कप जिताने में इन्हें 2 खिलाड़ियों का बड़ा योगदान रहा था। साथ ही उनके पास थे चमिंडा वाज जैसे घातक स्विंगिंग बॉलर। मैच शुरू होता है और श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने आते हैं सनत जयसूर्या और अविष्का गुणावर्धने। यह दोनों पावर प्ले के लिए आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते थे। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ भारत के एक ऐसे फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 90 के दशक में अकेले दम पर भारतीय टीम की फास्ट बॉलिंग का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा। उस दौर में भी वह 150 की रफ्तार पर गेंदबाजी का ठेका ले रखे थे। मैच की दूसरी गेंद पर जयसूर्या ने फ्लिक करते हुए 1 रन के लिए अपना श्रीलंका का खाता खोल लिया। श्रीनाथ की अगली गेंद जबरदस्त तरीके से स्विंग होकर अंदर की ओर आई, गुणावर्धने की पेट पर लगी, जिससे जोरदार अपील हुई, लेकिन उसे अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। 5वें ओवर में श्रीनाथ ने एक शानदार आउट स्विंग पर गुणावर्धने को फिर से गच्चा दे दिया, लेकिन गेंद उनके बल्ले की बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर चली गई। अगर वहां पर सेकंड स्लिप होती तो यह गेंद सीधा उनके हाथ। श्रीनाथ और अगरकर ने शुरुआत में शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधा हुआ था। वहीं रोबिन सिंह फिर चीते की तरह ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड कर रहे थे और अपने से आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिससे श्रीलंकाई ओपनरों में दबाव ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन जयसूर्या जैसे बल्लेबाज को ज्यादा देर तक शांत रखना कहां संभव होता है। 8वें ओवर में वह अगरकर को कवर के ऊपर लिफ्ट करते हुए एक चौका लगा देते हैं। इसके बाद श्रीलंका के दोनों ओपनर किसी भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज पर टूट पड़ते हैं और चौकों छक्कों की बौछार कर देते हैं। 10वें ओवर में गुणावर्धने अगरकर को पहले एक स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाते हैं और उसके बाद पुल करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। लेकिन गुणावर्धने का बल्ला अभी भी शांत नहीं होता। अगली गेंद पर वह इतना जबरदस्त शॉट मारते हैं कि गेंद पलक झपकते ही चौके के लिए चली जाती है। गुणावर्धने की खतरनाक बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस की टीम को टेंशन में डाल दिया था और 10वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 48 रन पर पहुंच चुका था। उस दौर में यह एक बहुत तगड़ी शुरुआत मानी जाती थी। वहीं भारत के लिए एक टेंशन की बात यह थी कि अभी पावर प्ले के 5 ओवर बाकी थे। अगले ही ओवर में जयसूर्या श्रीनाथ की एक गेंद पर जबरदस्त हवाई कैच खेलते हुए चौका लगा देते हैं। वही तीसरी गेंद पर गुणावर्धने ने फिर से एक ड्राइव खेलते हुए चौका लगा देते हैं। श्रीनाथ जैसे तगड़े गेंदबाज की श्रीलंका के ओपनर पर निम्रता से कुटाई कर रहे थे। भारत के कप्तान अजहर फील्डिंग में परिवर्तन करते हैं, लेकिन गुणावर्धने फिर से एक हवाई कट खेलते हैं और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। श्रीलंका के ओपनरों ने वनडे को भी T20 बना दिया था। अब शाहजहां के स्टेडियम में श्रीलंका का झंडा लहरा रहा था और भारतीय फैंस उदास चुपचाप बैठे थे। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अब लेग साइड के 5 फील्डर लगाकर श्रीनाथ अंदर आई हुई गेंद फेंकते हैं, लेकिन गुणावर्धने पीछे हटते हैं और कवर के 2 फील्ड के बीच से गेंद को बाहर 4 रन की सीमा के लिए भेज देते हैं। फास्ट बॉलरों की इतनी बुरी तरह कुटाई होने के बाद अनिल कुंबले को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। अनिल कुंबले वो गेंदबाज थे जो भारत को हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाते थे, हमेशा पार्टनरशिप को तोड़ते थे और उस दिन भी आते हैं। उन्होंने जयसूर्या को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया, लेकिन नेन मोगिया से वह स्टंपिंग मिस हो जाती है और भारत के लिए अब टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि जयसूर्या जैसे खूंखार बल्लेबाज का चांस मिस करना भारत को बहुत महंगा पड़ सकता है। वहीं गुणावर्धने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 14वें ओवर में अनिल कुंबले की एक शानदार यॉर्कर पर गुणावर्धने के डंडे उखड़कर भारत की पहली सफलता दिला देती है और इसी के साथ भारतीय फैंस का शोर आसमान में गूंजने लगता है और तिरंगा फहराने लगता है। ऐसे में बल्लेबाजी करने आते हैं श्रीलंका के दीदार मारवन अट्टापट्टू। विकेट गिरने के बाद जयसूर्या का आक्रामक अंदाज जारी रहता है। वह तलवार की तरफ बल्ला चलाते हुए चौका जड़े
लेकिन तभी निखिल चोपड़ा के एक शानदार गेंद पर जयसूर्या को बोल्ड कर देते हैं। विकेट लेने के बाद निखिल चोपड़ा और भारतीय टीम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। 85 के स्कोर पर श्रीलंका दोनों ओपनर वापस पवेलियन जा चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए आता है वो खिलाड़ी जिसने श्रीलंका को पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था, अरविंद डिसिल्वा। लेकिन अनिल कुंबले उन्हें अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर गांगुली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और खतरनाक डिसिल्वा को बिना खाता खुले ही वापस पवेलियन जाना पड़ता है। भारत को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अनिल कुंबले ने अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ भारत को जबरदस्त तरीके से इस मैच में वापसी करवा दी थी। 86 के स्कोर पर श्रीलंका के 3 प्रमुख खिलाड़ी वापस पवेलियन जा चुके थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतंगा, जो अपनी शातिर कप्तानी के साथ साथ खतरनाक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं अब अट्टा पट्टू आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और निखिल चोपड़ा की गेंद पर कट करते हुए चौका लगा देते हैं। वहीं अर्जुन राणा तो आगे बढ़कर युवा स्पिनर चोपड़ा के सिर के ऊपर से चौका लगा देते हैं। कहते हैं स्पिनर के सामने अटैकिंग क्रिकेट खेलना ही सबसे बढ़िया डिफेंस होता है और दोनों श्रीलंकाई दिग्गज भी अब भारतीय स्पिनरों के सामने यही रणनीति अपनाए हुए थे। वहीं रोबिन सिंह 35 साल की उम्र में भी मैदान में दीवार बनकर खड़े हुए थे। अपने से आगे वह गेंद को जाने ही नहीं दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 23 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 100 रन पर पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों चौकों के साथ साथ तेजी के साथ सिंगल्स भी चुरा रहे थे, जिससे उन पर दबाव बन ही नहीं पा रहा था क्योंकि लेफ्ट राइट की जोड़ी अब मैदान पर थी। अर्जुन रणतंगा और मारवान अट्टापट्टू के बीच अब 51 रन की साझेदारी हो चुकी थी, जो भारत के लिए खतरे का संकेत थी क्योंकि रणतंगा सेट होने के बाद बड़े बड़े लगाने के लिए जाने जाते हैं और इनकी वो जल्दी दिखाते हैं। रणतंगा आगे बढ़कर सुनील जोशी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर एक गगनचुम्बी लगा देते हैं। 34 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 150 रन पर पहुंच चुका था। इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने के लिए सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी के लिए आते, लेकिन उनके पहले ओवर की पहली गेंद पर बल्ले के बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है और इसी के साथ अर्जुन रणतंगा वनडे में 7000 रन में पूरे हो जाते। दोनों लोगों ने मिलकर अब मैदान में चौकों की बौछार कर दी थी। मारवान अट्टापट्टू जहां टाइमिंग के साथ चौके जड़ रहे थे, वहीं रणतंगा ताकत के साथ गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। श्रीलंका का स्कोर 175 रन पर पहुंच चुका था और लग रहा था यह दोनों बल्लेबाज श्रीलंका को 300 के करीब तक पहुंचाकर ही मानेंगे। ऐसे में गेंद सौंपी जाती है युवा तेज गेंदबाज अजीत अगरकर के हाथों में और वह एक बेहतरीन स्लोअर ऑन पर रणतंगा को गच्चा कर देते हैं। इन्हीं कट एंड बोल्ड कर देते हैं। भारत के लिए विकेट इतना जरूरी था कि वो भारतीय फैंस के सोच समझ जाइए। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज रमेश कालूती, जिनके बल्लेबाजी की चर्चे उस समय पूरी दुनिया में थे और लास्ट ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए मशहूर थे और वह आते ही एक बेहतरीन कट लगाकर अनिल कुंबले को चौका भी लगा देते हैं। यह शॉट इतना शानदार था कि अनिल कुंबले के इस रिएक्शन से आप समझ जाइए, तभी अट्टापट्टू एक सिंगल लेकर अपनी 50 रन पूरी कर। भारतीय टीम उस दिन शानदार फील्डिंग कर रही थी। एक एक रन रोकने के लिए हर एक फील्डर अपनी पूरी जान लगा दे रहा था, लेकिन रमेश कातुलना अब खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। वह आगे बढ़कर अजीत अगरकर की गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और वहीं अट्टापट्टू भी अपने पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। वो भारतीय गेंदबाज की जम के कुटाई कर रहे थे। ऐसे में अब डेथ ओवर की गेंदबाजी में जिम्बा संभालते हैं अनुभवी जुआगल सिंह। वह एक शानदार यार्कर पर वेल सेट अट्टापट्टू की एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और अट्टापट्टू को 64 रन के स्कोर पर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। भारत के गेंदबाजों ने डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम की वापसी कर दी थी। यह समय 300 के स्कोर तक पहुंचता दिख रहा था। वो 47 ओवर में 228 के स्कोर पर 6 विकेट हो चुका था। बल्लेबाजी के लिए अब रोशन महानमा आते हैं। रोशन महानमा एक खतरनाक खिलाड़ी था जिसने 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को हराने की बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए आज भी श्रीलंका फैंस को उनकी काफ़ी उम्मीदें थी। अब उनका साथ देने के लिए चामिंडा वास क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाज अब बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 49 ओवर में श्रीनाथ की एक गेंद पर शानदार गेंद पर चामिंडा बस बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह 238 के स्कोर पर श्रीलंका का 7वां विकेट गिर जाता है। बल्लेबाजी के लिए अब कुमार धर्मसेना मैदान पर उतरते हैं। 49 ओवर समाप्त हो चुके थे और श्रीलंका का स्कोर था 242 रन। लेकिन भारत के सभी प्रमुख गेंदबाजों के ओवर इस समय खत्म हो चुके थे और ऐसे में पारी का अंतिम ओवर फेंकने सचिन तेंदुलकर आते हैं। सबको लग रहा था कि अजहर ने बड़ी गलती कर दी क्योंकि सचिन के खिलाफ तो श्रीलंका के बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट मारेंगे, लेकिन सचिन शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन देते हैं और इस तरह 50 ओवर में समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 245 रन का होता है। लेकिन उस दौर में यह एक मैच विनिंग टोटल था और श्रीलंका की टीम में से एक से बढ़कर एक गेंदबाज चामिंडा वास, नवान जोसा, थिला समावीरा थे जो उस समय बड़ी बड़ी टीम को भी धूल चटा देते। वहीं बड़े दिग्गजों में से सजी भारतीय टीम के साथ अब होने वाला था जो भारतीय
जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था और इस मैच का असली रोमांच और थ्रिल अब शुरू होने वाला था। भारत की पारी शुरू होती है और ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जो उस दौर में अकेले दम पर ही भारत को जीत दिलवाने की ताकत रखते थे। और दूसरी तरफ थे ऑफ साइड के गॉड सौरभ गांगुली। भारत उम्मीद कर रहा था कि यह खतरनाक जोड़ी श्रीलंका की धज्जियां उड़ा देगा। पारी की दूसरी ओवर में किस्मत के सहारे सौरभ गांगुली ने एक चौका लगा देते हैं। अब गेंद को उनके बल्ले की बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास बाउंड्री के बाहर चली जाती है। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी फ्लिक करके 2 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं। अब तीसरा ओवर लेकर श्रीलंका के सबसे घातक गेंदबाज चामिंडा वास आता है, जो गेंद का स्विंग और सीम करवाने के लिए जाना जाता था। चामिंडा वास ने एक आउट स्विंग गेंद फेंकी, जिस पर सचिन तेंदुलकर बाहरी किनारा दे बैठे और गेंद सीधा विकेट कीपर कालू इरतरना के हाथ में चली गई और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। सचिन का विकेट लेकर श्रीलंका के खिलाड़ी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि ये वह दौर था जब सचिन आउट होते हैं तो मतलब आधी भारतीय टीम का आउट होना। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 3 रन बनाकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। अब भारत ने नंबर 3 पर पिच हिटर के रूप में विकेट कीपर नयन मोंगिया को भेजा। यह विकेट का वह दौर था जब 3 नंबर पर अक्सर 6-7वें नंबर के बल्लेबाज को तेजी से रन बनाने की पिच हिट के रूप में भेजा जाता था, लेकिन मोगिया ने ढंग से मैदान पर नजरें भी नहीं जमाई थी और अगले ही ओवर में दादा सौरभ गांगुली भी जोईसा की गेंद पर भारी किनारा दे बैठा और विकेट कीपर कालूवीर की हाथ में गेंद जा चिपकी। इस तरह सिर्फ 13 रन की स्कोर पर भारत के दोनों दिग्गजों के ओपनर वापसी पवेलियन पर चले जाते हैं। विकेट लेने के बाद जोसा बेशर्मी से दादा की तरफ देखते हुए जश्न मना रहा था और उनके फैंस पूरे स्टेडियम में बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि भारत की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, लेकिन तभी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन, जो 90 के दशक के भारत के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में से एक थे। वे धीरे धीरे भारत की पारी को आगे बढ़ाने के लिए ठान लेते हैं और दूसरी तरफ नयन मोगिया, जो आज पूरी तरह तरीके से लय में थे, वह स्टेट ड्राइव करते हुए एक शानदार चौका लगा देते थे। लेकिन 2 विकेट लेने के बाद श्रीलंका के हौसले पूरी तरह आसमान पर थे। नवान जोसा अजहर को एक जबरदस्त बाउंसर मारते हैं, लेकिन गेंद अजहर के बल्ले के ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली जाती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता था। बाउंसर के बाद उस दिन भूखे शेर की तरह श्रीलंका के गेंदबाज पर टूट पड़ते हैं। 11वें ओवर में वो एक जबरदस्त ड्राइव खेलकर फिर से गेंद को बाउंड्री के लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। वहीं नयन मोगिया भी आदमखोर भेड़िए की तरह श्रीलंका के गेंदबाज पर शिकार करने के लिए मन बना चुके थे। धर्मसेना की गेंद पर कदमों का प्रयोग करते हुए मुगलिया ने एक गगनचुम्बी लगा देते हैं। लगने के बाद भारतीय दर्शकों में अब फिर से उत्साह भर चुका था और वह पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। लेकिन इसके बावजूद 11.4 ओवर में भारत का सिर्फ स्कोर 46 रन पर था और रन रेट 4 से भी नीचे था, जिससे आस्किंग रन रेट आगे लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी अजरुद्दीन एक तेज रन लेने की कोशिश करते हैं और रन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। दूसरी तरफ मोगिया अपना आक्रामक रूप जारी रखते हैं और श्रीलंका के गेंदबाज की धुनाई शुरू कर देते हैं। वह फिर से कदमों का प्रयोग करते हुए धर्मसेना के सिर के ऊपर गेंद को उठाते हुए एक और चौका लगा देते हैं और इसी के साथ 50 रन भी भारत के पूरे हो जाते हैं। नयन मोगिया का यह तांडव देखकर श्रीलंका की टीम कांप उठी थी, लेकिन नयन मोगिया का बल्ला अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह अगली गेंद पर एक जबरदस्त स्वीप शॉट खेलते हैं और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। स्पिनरों से दबाव बनाने की श्रीलंका रणनीति की मोगिया ने धज्जियां उड़ा दी, जिससे उनके कप्तान राणा तंगा वापस से फास्ट बॉलर को गेंदबाजी के लिए उतारते हैं। लेकिन मोगिया बिना किसी टाइम खराब किए उनकी गेंद को भी लॉस्ट कर देते हैं और गेंद फिर से चौके के लिए चली जाती है। मोगिया की धुआंधार बल्लेबाजी से भारत के रन रेट पहली बार 4 रन के ऊपर चली गई। वहीं दूसरे छोर से अजहर भी 1-2 रन लेकर भारत का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे, जिससे भारत का रन बनाने की रफ्तार कम नहीं हो रही। देखते ही देखते 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 76 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन पिच से स्पिनरों को अभी भी जबरदस्त मदद मिल रही थी। जयसूर्या की एक गेंद तो इतनी जबरदस्त स्पिन हुई जिस पर अजहर LPW होने से बाल बाल बचे और भारतीय दर्शकों की सांस थम जाती। वहीं नयन मोगिया लगातार आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे, जिससे गेंद को स्पिन होने का मौका नहीं मिल पा रहा था और वह आसानी से रन बना रहे थे। 22वें ओवर में अजहर एक सिंगल लेकर भारत को 100 रन के पूरे कर देते हैं। भारत को जीत के लिए अब 173 गेंद पर 146 रन की जरूरत थी। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तभी नयन मोगिया भी एक सिंगल लेकर अपनी 50 रन पूरे कर लेते हैं। भारत का स्कोर 117 रन पर पहुंच चुका था और अब लगने लगा था कि मैच पूरी तरह भारत के पकड़ में आ चुका है। लेकिन तभी नयन मोगिया या रोशन महानमा को एक आसान सा कैच थमाकर 51 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं।
मोगिया के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अगल श्रीनाथ, जो उस दौर के भारत के सबसे घातक गेंदबाज थे और 1011वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। लेकिन उस दिन भारतीय टीम उन्हें नंबर 5 पर भेजती है ताकि तेजी से रन बनाए जा सके। लेकिन उस दिन भारत की यह रणनीति कोई काम नहीं है, क्योंकि अजहर और श्रीनाथ के बीच एक गलतफहमी के चलते श्रीनाथ सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह सिर्फ 119 रन के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर जाता है। और अब स्टेडियम में एंट्री होती है एक ऐसे खूंखार शेर की, जो बड़े से बड़े मैच का रुख अकेले दम पर बदल देता। उसका नाम था अजय जडेजा। जडेजा 90 के दशक के भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर थे और आज उनसे वैसी ही पारी की इंतजार था। जडेजा आते हैं, आक्रामक रूप अपना लेते हैं और जयसूर्या की गेंद पर आगे बढ़कर मिडिल ऑन के ऊपर शानदार चौका ठोक देते हैं। अगली गेंद पर जडेजा फिर से कदमों का प्रयोग करते हैं और फिर गेंद को फिर से मिड ऑन के ऊपर उठाते हैं, लगातार दूसरा चौका ठोक देते हैं। लगातार जो चौके के बाद भारत पर दबाव पूरी तरह से हट चुका था। वहीं बहुत देर से शांत अजहर भी अब आगे बढ़कर एक गगनचुंबी ठोक देते हैं। इसी के साथ अजहर की एक शानदार 50 पूरी हो जाती है। भारतीय दर्शक स्टैंड पर अब जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। 50 पूरे होने के बाद अजहर खूंखार भेड़िए की तरह श्रीलंका के गेंदबाज पर टूट पड़ते हैं और नोवान जोसा को कट करके एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं, जिसके बाद अजहर आगे बढ़कर एक गगनचुंबी लगाते हैं और अजहर की तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि इस भूखे सीढ़ियों को कैसे रोका जाए, क्योंकि अजहर जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे वो बहुत ही जल्दी मैच खत्म करके 40 ओवर में भारत का स्कोर 186 रन पर पहुंच चुका था। 60 गेंद में सिर्फ 60 रन की जरूरत। वहीं अजहर आज अलग ही खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वह कदमों का प्रयोग करते हुए एक और लंबा ऊंचा लगाते हैं और गेंद फिर से स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती। अजहर अब तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 94 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका का कप्तान रणतंगा अपने सबसे घातक गेंदबाज चमिंडा वास को गेंदबाजी के लिए बुलाता है और चमिंडा वास आते ही एक शानदार गेंद पर अजहरुद्दीन को बोल्ड कर देते हैं। और इसी के साथ श्रीलंका के मैच में भी पूरी तरह से वापसी हो चुकी थी, क्योंकि अजहर जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे 40 ओवर में इस मैच को खत्म कर देते। अजहर ने 94 की शानदार पारी खेलते और अब बल्लेबाजी करने के लिए आता है एक ऐसा खूंखार और आक्रामक खिलाड़ी जिसका नाम था रॉबिन सिंह। उस दौर में भारतीय टीम के सबसे हिट और शानदार ऑलराउंडर माने जाते खिलाड़ी पर अब जिम्मेदारी थी कि वो अजय जडेजा के साथ मिलकर भारत को जीत दिलवाए। लेकिन 44वें ओवर में एक तेज सिंगल लेने की कोशिश में अजय जडेजा रन आउट हो जाते हैं और 207 के स्कोर पर अब भारत का छठा विकेट गिर चुका था और अब बची थी 37 गेंदों में 39 रन। और अब बल्लेबाजी के लिए निखिल चोपड़ा आते हैं, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अब भारत पर शिकंजा कस लिया था। बड़ी मुश्किल से 1-2 रन आ रहे थे, पासिंग रन रेट बढ़ती जा रही थी और इसी के दबाव में निखिल चोपड़ा गलती कर जाते हैं और वो भी रन आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद भारत का दबाव बढ़ चुका था। 46.2 ओवर में भारत का स्कोर 7 विकेट नुकसान पर 215 रन पर था। 22 गेंद में भारत को जीत के लिए अब 31 रन की जरूरत थी। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए युवा अजीत अगरकर आते हैं। अगरकर वह खिलाड़ी थे जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में कई ताबड़तोड़ पारियां वह खेल भी चुके थे। हालांकि अब भारत की सारी उम्मीदें रॉबिन सिंह पर थी, लेकिन उस दिन भारत के लिए चिंता का बात यह था कि वो बिल्कुल भी रंग में नहीं थे, जिससे भारत की काफ़ी दबाव बढ़ चुका था और अब अंतिम 3 ओवर में भारत को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी। अर्जुन रणतंगा ने अपनी शानदार कप्तानी के साथ भारत का शिकंजा कस लिया था। भारत की जीत अब लगभग असंभव जैसे लग रही थी और स्ट्राइक पर थे अजीत अगरकर। ओवर की शुरुआत होती है और अगरकर पहली गेंद पर एक गगनचुंबी ठोक, वो भी इतना शानदार कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच में जाकर गिरती है। एक समय हार पक्की मान चुके भारतीय दर्शक अब फिर से जीत की उम्मीद में जश्न मनाने लगते हैं और साथ ही अगरकर ने श्रीलंका को बता दिया था कि वह एक घातक गेंदबाजी के साथ साथ तूफानी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। भारत को अब 17 गेंद पर 23 रन की जरूरत थी, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजी के सामने यह लक्ष्य अभी भी आसान नहीं था। अगली 2 गेंद पर अगरकर फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए और दोनों बाहर तेजी से भागते हुए 2 रन दौड़ लेते हैं। अब अंतिम 12 गेंद में भारत को 12 रन की जरूरत थी। रॉबिन सिंह स्ट्राइक पर थे, लेकिन उस दिन उनसे शॉट ही नहीं लग रहे थे। वह लगातार डॉट खेल रहे थे। पहली बॉल भी उन्होंने डॉट खेली, लेकिन जैसे जैसे करके एक सिंगल लेकर अगरकर ने स्ट्राइक दी और अब भारत को 9 गेंद पर 9 रन की जरूरत थी। स्पिनर अरविंद डिसल्वा गेंदबाजी कर रहे थे और गेंद अभी भी काफ़ी स्पिन हो रही थी, जिससे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अगली गेंद पर अगरकर के पीछे हटते हुए अपने लिए एक रूम बनाकर एक शानदार ठोक देते हैं और एक ऐसा जिसने यह मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में कर दिया था, वो भी उन गेंदबाजों के सामने जिनके खिलाफ रॉबिन सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाज। अब अंतिम ओवर में भारत को कुछ रन चाहिए थे
स्ट्राइक पर अजीत अगरकर थे और गेंदबाजी के लिए जयसूर्या के हाथों में थी। पहली गेंद पर अगरकर एक चौका लगा देते हैं, भारत को शानदार ऐतिहासिक जीत दिलवा देते हैं और वो पूरी दुनिया को बता देते हैं कि उनका वो मादा भी है कि वो बल्ले को भारत से मैच को जितवा सकते। अजीत अगरकर की वह पारी इतनी विस्फोटक थी, आप इस बात से समझ जाइए कि रॉबिन सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाज जिस दिन 26 गेंद पर सिर्फ 12 रन बना पाया था, वहीं अगरकर 12 गेंदों में 26 रन ठोक दिए थे और भारत को हारी हुई बाजी अपने दम पर जितवा दी थी। बाद में अजीत अगरकर को अपने करियर में भारत के लिए लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान में टेस्ट विकेट में शतक लगाया और वनडे में भारत के लिए सबसे तेज 50 मारने का रिकॉर्ड है। वह बात अलग है कि अजीत अगरकर को बल्लेबाजी आज के डेट पे सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद क्रिकेट फैंस अजीत अगरकर की इस बल्लेबाजी के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अजीत अगरकर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को 10 में से आप कितने रन देंगे, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।